नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा एक बड़े ही कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल के बारे में कि क्या ओसीडी और स्किज़ोफ्रेनिया एक साथ हो सकते हैं? क्या ये दो बीमारियां एक दूसरे को लीड कर सकती हैं? मतलब क्या ओसीडी से स्किज़ोफ्रेनिया और क्या स्किज़ोफ्रेनिया से ओसीडी हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ओसीडी सिम्टम्स डिल्यूजन्स बन जाएं? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब दूंगा और आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिसे कि फिलहाल तो प्रपोज ही किया गया है और ये किसी डायग्नोस्टिक मैनुअल का पार्ट नहीं है, जिसे कहा जाता है स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, या जिसे सिंपल टर्म्स में कहें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी के सिम्टम्स एक साथ पाए जाते हैं। इस बीमारी के बारे में, इस कंडीशन के बारे में थोड़ी यूजफुल जानकारी दूंगा और आपके ऐसे बहुत से सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में। बहुत से लोग जब मुझे कंसल्ट करते हैं, थेरेपी लेते हैं और उनको कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं, कुछ ऐसी अनकंट्रोलेबल ऑब्सेशंस दिमाग में आती हैं। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि कहीं ये थॉट्स की वजह से उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये सब उनकी हेलुसिनेशंस तो नहीं है। और कई सारे लोग सेल्फ डायग्नोस करके अपने को स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बोल के कंसल्ट करते हैं और पता चलता है कि उन्हें तो ओसीडी है। ज्यादातर तो ऐसे पेशेंट्स वो होते हैं जिन्हें प्योर ओसीडी होता है। मतलब ये वो लोग होते हैं जो कि अपने को स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट मानने लगते हैं, उन्हें लगता है कि उनको हेलुसिनेशंस आ रही हैं, डिल्यूजन्स हो गई हैं उनको। तो बहुत से लोग क्योंकि खुद को मिसडायग्नोज कर देते हैं और मान लेते हैं कि उनको एक बड़ी सीवियर साइकेट्रिक बीमारी जो कि स्किज़ोफ्रेनिया है वो हो चुकी है, तो ऐसे में उनका डिस्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है और वो अपने को ऐसा मानने लगते हैं कि अब उनकी प्रॉब्लम इनक्योरेबल है। क्योंकि बहुत से पेशेंट लेट अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं, इसलिए कई महीनों सालों तक वो इसी दुविधा में जीते हैं, इसी सोच में जीते हैं कि शायद उनको स्किज़ोफ्रेनिया है। पर जब उनका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है तो पता चलता है कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, उन्हें तो ओसीडी है। और जो वो अपने माइंड में जो अनवांटेड थॉट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कोई हेलुसिनेशंस नहीं, वो तो उनके इंट्रूसिव ऑब्सेसिव थॉट्स हैं। तो क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की दुविधाओं से जूझते रहते हैं और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कहीं उनका ओसीडी स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं, या कहीं उनको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कोई डिल्यूजन हेलुसिनेशन तो नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढें। और क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे पेशेंट्स को स्टडी किया होता है और डॉक्टरों के एक्सपीरियंस में आमतौर पर देखने में आते हैं ऐसे लोग जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी के सिम्टम्स कई बार एक साथ पाए जा सकते हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस तरह की एक डिसऑर्डर के बारे में बात करना जरूरी है। और आपको शायद यूट्यूब पर इस पर कुछ सही कंटेंट मिलेगा भी नहीं। अभी तक मेरी नजर में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वीडियो किसी डॉक्टर ने अपलोड नहीं किया है जो कि इस बारे में आपको सही जानकारी दे पाए। तो इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों की दुविधा भी हल होगी और बहुत से लोगों का ये जो सवाल है इसका भी जवाब ढूंढने में उनको मदद मिलेगी। तो आइए अब इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, जैसे कि नाम है, इसका मतलब है कि स्किज़ोफ्रेनिया भी है और ओसीडी भी है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको फिलहाल तो प्रपोज किया गया है, पर DSM-5 और ICD-11 में, जो कि डायग्नोस्टिक मैनुअल हैं जिनकी मदद से डॉक्टर्स जो हैं वो मानसिक बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं, इन दोनों डायग्नोस्टिक मैनुअल्स में स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर जैसा कोई बीमारी इंक्लूड नहीं की गई है। पर अगर हम देखें तो स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर क्या है, तो ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं। मतलब इन दो बीमारियों में कोमॉर्बिडिटी देखी जाती है। मतलब ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है और साथ ही ओसीडी सिम्टम्स भी हैं, या ओसीडी का पूरा बीमारी है। साथ ही ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको मेनली ओसीडी है पर साथ ही उनमें साइकोटिक सिम्टम्स, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस भी मिलते हैं। तो ये बात तो सही है कि हाँ, ये दोनों बीमारियां एक साथ हो सकती हैं। कोई भी दो बीमारियां साइकाइट्री में, मेंटल हेल्थ में को एग्जिस्ट कर सकती हैं, मतलब वो कोमॉर्बिड हो सकती हैं। इसीलिए ये कहना कि ये दो बीमारियां बिल्कुल अलग हैं इसलिए ये एक साथ नहीं हो सकती, ये कहना तो गलत होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर और ओसीडी ये भी एक साथ हो सकते हैं। GAD मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और ओसीडी ये भी एक साथ पाए जा सकते हैं। फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर और ओसीडी ये भी एक साथ पाए जा सकते हैं। PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और ओसीडी ये भी एक साथ पाए जा सकते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और ओसीडी ये भी एक साथ पाए जा सकते हैं।
एडिक्शन के डिसऑर्डर और ओसीडी ये भी एक साथ पाए जा सकते हैं। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी एडिक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फोबियाज और पैनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पीटीएसडी हो सकता है, बायपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसे कि हम स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, मतलब जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया के भी सिम्टम्स और मूड डिसऑर्डर के भी सिम्टम्स एक साथ पाए जाते हैं। तो जैसे स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर की एक रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी है जिसमें कि मूड डिसऑर्डर का एपिसोड जो कि मेनिक एपिसोड भी हो सकता है या डिप्रेसिव एपिसोड भी हो सकता है, साथ ही एक्टिव साइकोटिक सिम्टम्स पाए जाते हैं जैसे कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस या नेगेटिव सिम्टम्स। जिस तरह से ये दो बीमारियां एक साथ हो सकती हैं जिन्हें कि स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, उसी तरह से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ओसीडी और स्किज़ोफ्रेनिया एक साथ हो सकते हैं कुछ लोगों में, जिसको कि स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर कहा जा सकता है। पर इस पर रिसर्च बहुत कम है। स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर के मुकाबले स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर पर रिसर्च बहुत कम है। इस वजह से इसको डायग्नोस्टिक मैनुअल्स में अभी तक जगह नहीं मिल पाई है। पर फिर भी डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में और रिसर्चर्स के एक्सपीरियंस में यह कॉमनली देखने में आता है कि ये दो बीमारियां एक साथ हो सकती हैं। अब अगर हम प्रिवेलेंस पर देखें, मतलब कि कितना आम है ओसीडी और स्किज़ोफ्रेनिया का एक साथ पाया जाना, तो उसमें कई सारे रिसर्च अलग अलग डेटा देते हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जिनमें ओसीडी या ओसीडी सिम्टम्स देखने में आ सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर एक साइकोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी होती है, उसी तरह से स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर भी पहले एक साइकोटिक डिसऑर्डर की ही कैटेगरी के तौर पर देखा जाएगा। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये ओसीडी का सब टाइप है, हम ये कहेंगे कि ये स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर का एक टाइप है। इसीलिए स्किज़ो नाम पहले आया है, ऑब्सेसिव नाम बाद में आया है। जैसे कि स्किज़ो अफेक्टिव में स्किज़ो नाम पहले आता है और अफेक्टिव नाम बाद में आता है। इसीलिए हम स्किज़ो ऑब्सेसिव को इस तरह से देखेंगे, मतलब इसको इस तरह से समझा जाता है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है और साथ ही उनको ओसीडी भी है। पर कुछ पेशेंट्स में ओसीडी पूरी बीमारी के तौर पे होता है, तो कुछ पेशेंट्स में सिर्फ ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स होते हैं जिसे कि ओसीएस कहा जाता है। तो ये दोनों टाइप के लोग हो सकते हैं, मतलब जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है और ओसीडी भी है, या ऐसे लोग जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है और ओसीएस है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स हैं। अब रिसर्चर्स के देखने में आता है, बहुत सारे रिव्यूज और मेटा एनालिसिस हुए हैं जिनमें ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है उनमें करीब 12-14% पेशेंट्स के अंदर ओसीडी पाया जा सकता है या पाया जाता है। देखा जाए तो 12% काफी कम नंबर है। मतलब जनरल पॉपुलेशन में अगर हम आम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करें कि कितने लोगों में ओसीडी पाया जाता है, तो इसका जो प्रतिशत है वो करीब 3-4% ही आता है। मतलब 100 में से हम मान सकते हैं कि 3 या 4 लोगों को ओसीडी होगा। पर वहीं अगर हम कहें कि बहुत सारे अगर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स हैं, मान लीजिए 100 स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, तो चांसेस हैं कि उनमें से करीब 12 पेशेंट्स को ओसीडी होगा। यहां बात हो रही है ओसीडी की। पर वहीं अगर हम देखें तो ओसीएस मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स कितने स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में होंगे? कॉमन पॉपुलेशन में तो ये नंबर 80% तक जा सकता है, पर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में ये नंबर करीब 50 से 60% पेशेंट्स का देखा जाता है। मतलब ऐसे करीब 60% स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स मिलेंगे जिनमें कोई ना कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम देखने में आ सकता है, चाहे वो इंट्रूसिव थॉट्स, इमेजेस हो या चाहे उनके अंदर कंपल्जन्स हो। तो ये बात तो साफ है कि हाँ, काफी सारे स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में ओसीडी पाया जाता है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स पाए जाते हैं, और इन दोनों को हमें अलग करना होगा क्योंकि जिन लोगों को ओसीडी है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगी स्किज़ोफ्रेनिया से भी और ओसीडी से भी, और इन्हीं लोगों को हम स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में देखेंगे। तो वहीं उससे भी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया तो है, साथ ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स हैं। तो थोड़ा बहुत उनके अंदर कोई सिम्टम हो सकता है, शायद क्लीनिंग वॉशिंग हो सकता है, या शायद कुछ इंपल्सिस हो सकते हैं जैसे कि हार्म ओसीडी वाले सिम्टम्स होते हैं, या हो सकता है कि उनमें अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर या सेक्सुअल इमेजेस आ सकती हैं उनमें कुछ, तो कुछ इस टाइप के कुछ 1-2 थॉट्स या बिहेवियर्स हो सकते हैं। पर मोटे तौर पर उनकी पूरी लाइफ ओसीडी सिम्टम्स की वजह से इफेक्ट नहीं होती ज्यादा, कभी कभी ही वो थोड़े बहुत ऐसे सिम्टम्स दिखाते हैं, पर मेजर उनको जो होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया सिम्टम्स होते हैं। पर अगर इसके उलट स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी हैं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, स्पीच वगैरह वाले सिम्टम्स हैं या नेगेटिव सिम्टम्स हैं, और साथ ही ओसीडी भी बहुत ज्यादा डिसेबलिंग है, बहुत डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स आते हैं, सारा टाइम हाथ धोते रहेंगे,
बहुत ज्यादा उनके अंदर इंट्रूसिव थॉट्स इमेजेस आएंगी, परेशान हो जाएंगे ओसीडी सिम्टम से। तो ऐसे में हम कहेंगे कि उनको दोनों बीमारियां एक साथ हैं, और ऐसे थोड़े से ही पेशेंट्स होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ओसीडी की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, या जिन लोगों को ओसीडी है क्या उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा? इसके ना के बराबर चांस हैं। ऐसा तो जरूर देखने में आता है कि बहुत से पेशेंट जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया था, उनके शुरुआती सिम्टम्स ओसीडी के तौर पर डेवलप हुए और कई टाइम के बाद उनको स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हुआ। ऐसे पेशेंट्स देखने में आते हैं, पर यह कहना कि जिन लोगों को ओसीडी है उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, इस बारे में एक्यूरेटली और सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि जिन लोगों में ओसीडी सिम्टम्स हैं या जिन लोगों को ओसीडी है उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया होगा ही। इस तरीके के कॉजल लिंक्स, कॉज इफेक्ट लिंक ओसीडी और स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं देखे जाते। एक बहुत बड़ी 2019 में हुई रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर का रिसर्चर्स ने कुछ डायग्नोसिस दिया था, तो उन्होंने ऐसा देखा कि इनमें 40% पेशेंट ऐसे थे जिनमें ओसीडी सिम्टम्स पहले आए थे, 40% पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें साइकोटिक सिम्टम्स पहले आए थे, तो वहीं इनमें 20% पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी के सिम्टम्स एक ही टाइम पर डेवलप हुए थे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि पूरे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। मिक्स्ड डेटा, मिक्स्ड रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को ओसीडी है उनको स्किज़ोफ्रेनिया होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो क्या ऐसा है कि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है उनको ओसीडी भी डेवलप होगा? इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में ओसीडी आएगा। ऐसा क्यों है कि हर ओसीडी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो सकता, या हर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ओसीडी नहीं हो सकता? ऐसा क्यों है कि ये दो बीमारियां काफी अलग हैं? इसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ओसीडी में ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्जन्स का और स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस का नेचर कैसा होता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो वहीं ओसीडी एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, मतलब एंजाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स, वो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। तो वहीं स्किज़ोफ्रेनिया में लोगों का रियलिटी से कांटेक्ट कट जाता है, तो ओसीडी के अंदर पेशेंट्स का रियलिटी के साथ कांटेक्ट बना रहता है। हालांकि हम ये कहेंगे कि पेशेंट्स को अपने सिम्टम्स तो रियल लगते हैं, जैसे कि कोई पर्सन जो बार बार हाथ धो रहा है उसको तो सच में लगेगा कि उसको गंदगी हो गई है, वो गंदा हो गया है, या माइंड में अगर सेक्सुअल थॉट इमेजेस आएंगे तो सच में लगेगा कि ये जो थॉट्स हैं ये कहीं रियल ना हो जाएं। पर फिर भी जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो थॉट्स हैं ये हमारे दिमाग में ही आ रहे हैं, हमारे मन से ही उठ रहे हैं। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस, पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बाहर से भेजे जा रहे हैं, कोई बाहर से है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, और इसी तरह के उनके डिल्यूजन्स होते हैं। तो डिल्यूजन्स और ऑब्सेशंस में, या हेलुसिनेशंस और ऑब्सेशंस में एक बड़ा फर्क ये होता है कि साइकोटिक सिम्टम्स में रियलिटी से कांटेक्ट छूट जाता है, तो ओसीडी के अंदर रियलिटी के साथ कांटेक्ट बना रहता है। मतलब पेशेंट को लगता है कि हाँ, ये जो थॉट्स हैं ये मेरे ही मन से उठ रहे हैं, बस ये कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, अनवांटेड है, मैं चाहता नहीं हूं या चाहती नहीं हूं ये थॉट्स, इमेजेस आए या ये बिहेवियर्स हों, बस आते जाते हैं और मेरे कंट्रोल में नहीं है। और बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, हटा नहीं पाते, जितना हटाने की कोशिश करते हैं तो डर लगता है, इसलिए बार बार कंपल्जन करना पड़ता है। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अपने डिल्यूजन्स को रेजिस्ट नहीं करता, ओसीडी का पेशेंट अपने थॉट्स को रेजिस्ट करता है, उन्हें हटाने की कोशिश करता है। डिल्यूजन के अंदर कुछ ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो कि पेशेंट मानता है कि वो सच हैं, और वो उसके लिए खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार रहता है। मतलब कुछ ऐसा समझिए कि जैसे वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है, पर वो जो बिलीव करता है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसे वो सच लगता है, वो उस पर एक्ट करता है। अगर उसको लगता है कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, या लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, या उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सच में ऐसा मानता है और वो अपने बिहेवियर को इस तरह से चेंज कर लेता है जिसमें वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। पर ओसीडी में ये नहीं होता। ओसीडी का पेशेंट जानता है कि उसके जो थॉट्स हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो है उसके, वो हटाना चाहता है, पर वो समझ नहीं पा रहा कि उन्हें हटाए कैसे। वो बड़ा इनकैपेबल फील करता है, अक्षम महसूस करता है, उसको लगता है मैं इन्हें हटा नहीं पा रहा या हटा नहीं पा रही। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट तो अपने डिल्यूजन्स को हटाना ही नहीं चाहता, वो तो मानता है कि ये जो वो सोच रहा है वो सही सोच रहा है या सही सोच रही है। तो ये एक फर्क आ जाता है ओसीडी के इंट्रूसिव थॉट्स में और डिल्यूजन्स में।
हेलुसिनेशंस की अगर बात करें तो उसके अंदर इंट्रूसिव कंटेंट तो होता है। पेशेंट के दिमाग में अचानक से वो वॉइस आ जाती है, आवाजें आती हैं जो उसको कुछ करने को कहती हैं जो कि वो नहीं करना चाहता। तो एक एलिमेंट तो उसके अंदर कॉमन है कि मतलब अनवांटेड होती हैं, पर हेलुसिनेशंस पेशेंट को लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज है, वो उसकी अपने मन की थॉट नहीं है, वो कहीं बाहर से आ रही है। जबकि इंट्रूसिव थॉट्स जो होती हैं पेशेंट को लगता है कि वो तो उसके मन में आ रही हैं, उसको ऐसा नहीं लगता कि ये जो थॉट्स हैं उसे कंट्रोल कर रही हैं। जबकि हेलुसिनेशंस जिस पेशेंट को होती हैं उसे लगता है कि कोई बाहर से ये आवाजें आ रही हैं, कोई दूसरे लोग हैं, कोई पहचान के या आस पड़ोस के कोई दूसरे लोग हैं जो उसके मन में ये आवाजें भेज रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, उसको कमांड देते हैं या उसके बारे में बातें करते हुए सुनाई देते हैं। तो इंट्रूसिवनेस तो होती है, पर वो वॉइसेस जो है वो उसे अपने मन की नहीं, अपने मन से बाहर से आती हुई दिखाई देती हैं। इसे कहा जाता है सोर्स मॉनिटरिंग एरर या सोर्स मॉनिटरिंग डेफिसिट। सोर्स मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हमें उसका सोर्स कहां पर दिखाई देता है, वो कहां से आ रहे हैं। क्या वो हमारे मन से ही उठ रहे हैं? क्या उन थॉट्स का सोर्स इंटरनल है, मतलब हमारे मन से आ रही हैं, या वो एक्सटर्नल है, क्या वो बाहर से आ रही हैं? तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के दिमाग का कुछ ऐसा हिस्सा अफेक्टेड होता है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो जो विचार हैं, थॉट्स हैं या वो जो वॉइसेस हैं वो कहीं बाहर से आ रही हैं। जबकि ओसीडी पेशेंट के दिमाग का वो हिस्सा इंटैक्ट रहता है, मजबूत रहता है। उनको नहीं लगता कि उनके जो थॉट हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उनको पता है कि वो थॉट्स उनके मन के ही हैं। और ये एक बड़ा फर्क होता है ओसीडी पेशेंट में और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में, और यही वजह है कि ये दोनों पेशेंट्स अलग तरह के क्यों होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जिनको कि ओसीडी है, चांसेस कम हैं कि उनके दिमाग में कोई ऐसा रियलिटी का कोई डिफेक्ट आ जाएगा, रियलिटी से उनका ओरिएंटेशन हट जाएगा और वो अपने उन थॉट्स को ऐसा मानने लगेंगे कि जैसे बाहर से आ रहा है। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। इनफैक्ट अगर ओवरऑल देखें कि ये सिम्टम्स कैसे डेवलप हुए हैं, तो साइकोटिक सिम्टम्स की जो डेवलपमेंट है बचपन से लेकर युवावस्था तक, जब तक वो साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, उसकी पूरी ट्रेजेक्टरी में काफी डिफरेंसेस होते हैं। जबकि ओसीडी सिम्टम्स के डेवलप होने में जो पूरा जो प्रोसेस रहा है वो काफी अलग होता है। एक ओसीडी पेशेंट के मन में बचपन से शायद कोई ना कोई ऑब्सेसिव थॉट्स रही होती हैं, कुछ रिचुअल्स रहे होते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स रहे होते हैं। तो वहीं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के दिमाग में बहुत सारे फियर्स होते हैं, सोशल एंजाइटी होती है, दूसरों से डर होता है और उनको अक्सर लगता है कि उनको दूसरों से नुकसान पहुंच सकता है। जबकि ओसीडी के पेशेंट्स में बचपन में जरूरी नहीं कि इस तरह के कोई सिम्टम्स डेवलप हुए हों, इस तरह के थॉट्स आए हों, और वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के बावजूद ओसीडी के सिम्टम्स डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि ओसीडी के ऑब्सेशंस और स्किज़ोफ्रेनिया के डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस, इनमें फंडामेंटल तौर पे बहुत बड़ा फर्क होता है। तो यहां हमने देखा कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और ऑब्सेसिव थॉट्स या इमेजेस में क्या फर्क है। कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन्स हो जाती हैं इन दोनों को समझने में। जैसे ओसीडी के पेशेंट्स भी अपने उन ऑब्सेशंस को रियल मान सकते हैं, मतलब उनको लग सकता है कि उनके मन में जो थॉट आ रही है वो कहीं सच में हो ना जाए। और साथ ही डिल्यूजन का पेशेंट भी जो होता है उसको भी लगता है कि वो जो मानता है वो सच है। ओसीडी के अंदर इंट्रूसिव थॉट्स आती है, तो वहीं हेलुसिनेटरी वॉइसेस भी काफी इंट्रूसिव तौर पे फील होती हैं, एक्सपीरियंस होती हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, और यही वजह है कि कई बार जब ओसीडी सिम्टम्स और साइकोटिक सिम्टम्स एक साथ पाए जाते हैं तो डॉक्टरों को इनको अलग करने में मुश्किल हो जाती है। इनफैक्ट सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये दो चीजें पाई जाती हैं, थॉट्स का रिपीटेटिव और इंट्रूसिव नेचर का होना और उन थॉट्स को रियल मानना। जैसे डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको अगर लगता है उसको अंदर कोई गिल्ट है या उसको लगता है कि वो वर्थलेस है, किसी लायक नहीं है, दूसरे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, और उसको लगता है कि वो जीने का उसको अधिकार नहीं है या वो बेकार की जीवन जी रहा है, दूसरों पर बोझ है, तो वो सच में मानता है कि हाँ ऐसा है, फैक्ट है, क्योंकि वो इतना डिप्रेस्ड है अपने डिप्रेशन की वजह से, उसको लगता है कि उसको जीने का अधिकार नहीं है, या वो गिल्टी फील कर रहा है या होपलेस या अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। आफ्टर ऑल वो बिलीव करता है, तभी तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लो है, वो अपने को वर्थलेस मानता है। अगर वो ऐसा ना मानता होता तो उसका इंपैक्ट उसके मूड और इमोशंस पे पड़ता ही क्यों? मूड और इमोशंस पर इंपैक्ट तभी पड़ता है जब हम कुछ बिलीव करते हैं। तो चाहे ओसीडी हो, डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, जैसे हेल्थ एंजाइटी है, किसी पेशेंट को लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, तो सच में मान रहा है, इसी वजह से तो उसको अपने हार्ट बीट तेज होने की वजह से उसको हार्ट अटैक जैसा महसूस हो रहा है। तो रियलिटी का डिस्टॉर्शन करीब करीब सभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होता है। इनफैक्ट तभी तो उनको डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि कुछ अनरियल चीज को पेशेंट रियल माने बैठा है,
उसके मन में कोई डर है, उसको वो सच माने बैठा है, उसको कोई ऑब्सेशन आता है, उसको वो सच माने बैठा है। तो उसी तरह से साइकोसिस हो या न्यूरोसिस हो, हर तरह के डिसऑर्डर्स में रियलिटी का टच हट जाना, रियलिटी का कांटेक्ट छूट जाना, ये पाया जाता है। हालांकि स्किज़ोफ्रेनिया में या साइकोटिक डिसऑर्डर्स में जो रियलिटी डिस्टॉर्शन होता है उसको अलग तरह से देखा जाता है, उसका कंसेप्शन अलग होता है। और हम ये नहीं कह सकते कि जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी के पेशेंट हैं उनका भी वैसा ही रियलिटी डिस्टॉर्शन हो रहा है जैसा कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट का होता है। पर हाँ, ये बात सच है कि सिम्टम्स का रियल लगना ये सभी डिसऑर्डर्स में होता है, थॉट्स का रियल लगना सभी डिसऑर्डर्स में होता है। दूसरी चीज, रिपीटेटिव और इंट्रूसिव थॉट्स। डिप्रेशन के पेशेंट में भी बार बार उसको इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं कि वो हेल्पलेस है, वर्थलेस है, किसी लायक नहीं है, नेगेटिव थॉट्स आती हैं। एंजाइटी के पेशेंट में भी बहुत सारे वर्स्ट केस सिनेरियोज बन जाते हैं, किसी की मृत्यु हो सकती है, कुछ बुरा हो सकता है, कुछ अनहोनी घट सकती है। पीटीएसडी के पेशेंट में भी इंट्रूसिव थॉट्स, इमेजरीज आती हैं, उसके अंदर बहुत ट्रॉमेटिक इमोशंस और मेमोरीज क्रिएट होती हैं। तो इंट्रूसिवनेस भी सभी डिसऑर्डर्स में होती है, चाहे वो हेलुसिनेशंस हो या चाहे वो ओसीडी हो। तो कुछ सिमिलैरिटीज क्योंकि सभी डिसऑर्डर्स में पाई जाती हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो सारे डिसऑर्डर्स सिर्फ इस वजह से एक को दूसरा लीड कर सकता है, क्योंकि उसमें भी इंट्रूजन है तो उसमें भी इंट्रूजन है, उसमें भी रियलिटी हट रहा है तो उसमें भी रियलिटी हट रहा है। इस बेसिस पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर पेशेंट को हर बीमारी हो सकती थी दूसरी कोई भी, पर ऐसा तो होता नहीं। बहुत से पेशेंट हैं जिनको पूरे जीवन भर सिर्फ डिप्रेशन होता है, बहुत से पेशेंट हैं जिनको जीवन भर सिर्फ ओसीडी या जीएडी रहता है, तो वहीं बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो क्योंकि सारे डिसऑर्डर्स में थोड़ी सी सिमिलैरिटी जरूर होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक की वजह से दूसरा हो जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर आया कि ये बात तो सही है कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और ओसीडी में, मतलब ऑब्सेशंस में फर्क होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, पर सिमिलैरिटीज का मतलब ये नहीं कि एक की वजह से दूसरा हो जाएगा या उन पेशेंट्स को एक ही टाइम पे दोनों सिम्टम्स हैं। और क्योंकि इनमें बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों टाइप के पेशेंट्स का दिमाग अलग तरह से काम करता है। तो इसलिए यह बात पक्का है कि ओसीडी के पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और इस वीडियो में मैं यही पॉइंट को ज्यादा क्लियर करना चाहता हूं, ताकि बहुत से लोगों के दिमाग में जो फियर रहता है, डर रहता है कि कहीं ओसीडी की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको अपने सिम्टम्स में इंसाइट नहीं होती, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया में तो ये दिखेगा ही दिखेगा, पर ओसीडी के भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये पुअर इंसाइट वाले पेशेंट हैं। जैसे प्योर ओ का पेशेंट हो सकता है, अपने थॉट्स को इतना रियल मानता है कि उसको लगता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है, ये मेरे बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, मोरल्स हैं, इनको मैं छोड़ नहीं सकता। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करते हैं कि ये जो थॉट्स हैं ये उनका नेचर है, उनकी पर्सनैलिटी है। या उन्हें लगता है कि ये तो ज़रूरी है, ये तो लाइफ का पार्ट है, भाई ये जो थॉट्स आ रहे हैं मुझे बार बार रिपीटेटिव आ रहे हैं, ये तो ज़रूरी है सोचना। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, उनको अपने सिम्टम्स में पूरी इंसाइट नहीं होती, वो उन थॉट्स को छोड़ना भी नहीं चाहते। और थेरेपी में बहुत कॉमनली देखने में आता है, खासकर कि जो प्योर ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अपने थॉट्स में और अपने बिलीव्स और पर्सनैलिटी में फर्क दिखाई नहीं देता। वो अपने उन इंट्रूसिव थॉट्स को, ओसीडी के सिम्टम्स को इतना रियल मानते हैं कि उनको लगता है कि इनको छोड़ना मतलब अपनी पर्सनैलिटी और अपने मोरल्स को गंवा देना। इस वजह से, क्योंकि इनमें इंसाइट थोड़ी कम होती है, या शुरुआती स्टेजेस पर ये वो लोग भी होते हैं जो कभी अपने ट्रीटमेंट के लिए भी अप्रोच नहीं करते। घर के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रीटमेंट कराओ, ज़रूरी है, पर ये पेशेंट जो है अपने सिम्टम को छोड़ने को ही तैयार नहीं है। ये दूसरे लोगों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, चाहता है कि दूसरे लोग भी उसको फॉलो करें, चाहे वो प्योर ओसीडी का पेशेंट हो या वो प्योर सी पेशेंट हो, मतलब जिसमें कंपल्जन ज़्यादा है। पर दोनों टाइप के पेशेंट्स में पुअर इंसाइट हो सकती है। और ये जो पुअर इंसाइट की जो प्रॉब्लम है, इसमें अक्सर ऐसा रिस्क बना रहता है कि उन पेशेंट्स में शायद साइकोटिक सिम्टम्स आ जाएं। हालांकि उसके और भी दूसरे जेनेटिक बायोलॉजिकल बेसिस हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जिसमें इंसाइट नहीं है उसको स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक सिम्टम्स होंगे। पर हाँ, इंसाइट का पुअर होना, इंसाइट का ना होना अपने ओसीडी सिम्टम्स में चांसेस बढ़ा देता है कि इन पेशेंट्स में शायद रियलिटी का कंटेक्ट इतना हट जाए कि उनमें डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस भी हो जाएं। तो हो सकता है कि ये जो बड़े सारे जो पेशेंट्स हैं जो कि बताए कि स्किज़ोफ्रेनिया में इन लोगों को ओसीडी है, शायद ये ज्यादातर पेशेंट्स वही हो जिनमें की पुअर इंसाइट थी। ओसीडी डेवलप हुआ और उनको कभी फील ही नहीं होता था कि ये ओसीडी जो है ये प्रॉब्लम है। उनको वो रियल लगते थे सिम्टम, वो बार बार उसको करते थे, इलाज नहीं लेना चाहते थे, घर वालों से लड़ते थे, और ग्रेजुअली वो इतने पुअर इंसाइट के साथ अपने ओसीडी के साथ रहते हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली उनमें साइकोटिक सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो पुअर इंसाइट का होना एक बड़ा इंडिकेटर हो सकता है, और कई मामलों में देखा जाता है कि वो साइकोटिक सिम्टम्स ला सकता है। पर
इसी के साथ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनमें पुअर इनसाइट होती है पर उनको कभी स्किज़ोफ्रेनिया के कोई सिम्टम्स नहीं आते। इसलिए बहुत सारा डिफरेंट और मिक्स्ड पिक्चर होता है, पक्के तौर पे नहीं कह सकते, पर हाँ इनसाइट का एक इशू अक्सर पाया जाता है जिससे कि हम कह सकते हैं कि जिन पेशेंट्स में इनसाइट कम है उनमें साइकोटिक सिम्टम्स आने की टेंडेंसी और चांस बढ़ जाते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी ओसीडी और स्किज़ोफ्रेनिया की कोमॉर्बिडिटी के ऊपर कि स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर कैसे मिलता है, किस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी अलग बीमारियां हैं और एक बीमारी का होने का मतलब ये नहीं कि दूसरी भी हो। मोटे तौर पे मैंने वीडियो पर इसी पर फोकस किया। इलाज के तौर पे देखें तो ओसीडी का जो ट्रीटमेंट है वो ओसीडी की दवाइयों से होगा। एसएसआरआई और एसएनआरआई दवाइयां होती हैं, मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, कुछ इसी टाइप की दवाइयां होती हैं जो कि 2-3 न्यूरोट्रांसमीटर्स को टारगेट करती हैं। सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनको टारगेट करने वाली दवाइयों से ओसीडी का इलाज किया जाता है। तो वहीं जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं उनको एंटीसाइकोटिक दवा से ट्रीट किया जाएगा जो कि डोपामिन के लेवल्स को चेंज करेंगी। इसके अंदर 2 टाइप की दवाइयां होती हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, 2 टाइप की दवाइयां हैं। फर्स्ट जनरेशन वाली से साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं, सेकंड जनरेशन वाली काफी सेफ होती हैं, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। और आज के जमाने में मेनली सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ही दी जाती हैं। तो वहीं कुछ केसेस में मूड स्टेबलाइजर भी दिए जा सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स हो या कुछ ऐसे सिम्टम्स हो, एग्रेशन हो, जिसमें मूड स्टेबलाइजर देना शायद जरूरी हो सकता है। तो इस तरह से दोनों टाइप के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो भी उनके लिए जो स्पेसिफिक दवाइयां हैं वो दी जाती हैं। साथ ही इन पेशेंट्स को साइकोथेरेपी मतलब सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से भी ठीक किया जा सकता है, मतलब वो एक एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, दवाइयों का ऑल्टरनेटिव नहीं होता, दवाइयों के साथ ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेनली जो ट्रीटमेंट है वो दवाइयां ही होती हैं। जिन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो जाएं उनको या तो आरटीएमएस दिया जा सकता है या फिर ईसीटी दिया जा सकता है। आरटीएमएस मतलब रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन और ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। ये सीवियर केसेस के अंदर जब बहुत प्रॉब्लम हो जाए पेशेंट को कंट्रोल करना, उसके सिम्टम्स नहीं जा रहे, सालों से बहुत सीवियर कंडीशन बनी है, तो उस केस में ये दोनों मशीन से दिए जाने वाले इलाज दिए जा सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी किए जाते हैं, एनवायरनमेंट में चेंज लाया जाता है। फैमिली थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इतनी सीवियर कंडीशंस में पेशेंट का जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाता है। इस वजह से कई बार होता है कि फैमिली के अंदर डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स की वजह से पेशेंट के रिलैप्स होते हैं। तो उन रिलैप्सेस को रोकने के लिए, पेशेंट में एग्रेशन को रोकने के लिए, इनसाइट उसकी बेटर करने के लिए फैमिली थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से पेशेंट जिनमें इनसाइट कम होती है वो इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि उनके फैमिली रिलेशनशिप्स काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। हालांकि ये कोई कॉज इफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ पूरी तरह से कॉज और इफेक्ट नहीं होती, साइकेट्री में इस तरह से नहीं देखा जाता। जीन्स होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, पर्सनैलिटी, इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर्स, सारी चीज़ें मिलकर डिसऑर्डर ला सकती हैं। इसलिए जो भी रिलेवेंट एरियाज होते हैं जिसमें कि इंटरवेंशन दिया जा सकता है वो सब ट्रीटमेंट फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी स्किज़ो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर के बारे में, या जिसे कहें स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी की कोमॉर्बिडिटी के बारे में। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना ऐसे लोगों से जिनके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।